हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी या उत्तर प्रदेश या हिंदी भाषी राज्यों के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको थर्मल फिजिक्स का एक पेपर पढ़ना पड़ेगा। समान रूप से ये पेपर सभी जगहों पर रहता है। तो एक क्वालिटी एजुकेशन, एक इन डेप्थ नॉलेज के लिए इस चैनल पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा कि मेरा मेन पर्पज़ ये है कि आप सभी बच्चे जो बीएससी कर रहे हैं वो एक अच्छी पढ़ाई पढ़ें। फिजिक्स जो कि बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, इसकी सतही पढ़ाई नहीं, इसकी गहरी पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसकी गहरी पढ़ाई ना पढ़ने की वजह से ही बहुत सारे लोग होते हैं जो फिजिक्स को ऑप्ट नहीं करते हैं, आगे उसको लेकर के अपने कैरियर में बढ़ते नहीं हैं। और इस वजह से हमारे भारत में इस विषय को लेकर के जो जागरूकता है वो काफ़ी कम है। बहुत कम लोग हैं जो एमएससी फिजिक्स को ऑप्ट करते हैं बाई चॉइस। किसी मजबूरी में कुछ नहीं हुआ तो कर लिया, ऐसे तो कुछ लोग मिल भी जाएंगे, यदा कदा कहीं यहीं से कर लेंगे। बट ज़रूरी क्या है आपको कि इस विषय के साथ और जुड़ाव महसूस हो। तो इस लक्ष्य में आगे हम लोग बढ़ते हैं और थर्मल फिजिक्स का आज मैं आपके पास आखिरी टॉपिक लेके आया हूं। और आखिरी टॉपिक जो है उसका नाम है वायरल थ्योरम या वायरल इक्वेशन। अब यहाँ पर ये वायरल इक्वेशन, और हम किसके कहेंगे, ओन्स की वायरल इक्वेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे। क्रैमलिंग ओन्स की जो वायरल इक्वेशन है उसके बारे में आज हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना शुरू करना पड़ेगा कि आखिर ये इक्वेशन होती क्या है, किस लिए इनकी आवश्यकता पड़ी हमको और हम क्यों जाने इस तरह के इक्वेशन को। पहला क्वेश्चन तो ज़रा समझें, अभी तक हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने ये देखा कि भाई एक गैस का कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं आइडियल गैसेस। ठीक है, आइडियल गैसेस होती हैं, मतलब समान रूप से गैस के बारे में जब बात करनी शुरू की गई तो ये कहा गया कि उसके आइडियल बिहेवियर को देखा गया। आइडियल बिहेवियर का मतलब ये होता है कि हम मैथमेटिकली सिंपल अजम्पशंस कर रहे हैं कि भाई उसका गैसों में आकार नहीं है, गैस अपनी मॉलिक्यूलों के बीच में कोई आकार नहीं है, इनका कोई आकार नहीं, इनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं करता, लगातार मूव करते रहते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं। इस तरह के बहुत ही सिंपल अजम्पशंस किए जो कि प्रैक्टिकलिटी से दूर थे। जाहिर सी बात है, असल में नहीं थे ऐसे। लेकिन फिर जब ऐसा किया गया तो फिर जो रिजल्ट आए वो हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से मैच नहीं कर रहे थे। फिर लोगों ने क्या कहा कि भाई आइडियल गैस बिहेवियर से वो किसकी तरफ बढ़े, रियल गैस बिहेवियर की तरफ। तो जहाँ आइडियल गैस के लिए PV=nRT इक्वेशन काम कर रही थी, वहाँ रियल गैस के लिए इक्वेशन कैसे बन गई, यहाँ P + n² A/v² V - NB = nRT। इस तरह की, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसकी बात की गई वॉन डेर वाल के द्वारा। तो आइडियल गैस से रियल गैस की तरफ हम लोग जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन किस तरह से मॉडिफाई होती है। अब जब मॉडिफाई हो रहा है तो इसके पीछे कुछ कारण हैं। जैसे ये जो टर्म है ये किसकी वजह से आता है, आपके पास जो एटम है उनके बीच में एक अट्रैक्टिव बिहेवियर है। एटम मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस अट्रैक्ट को दिखाता हुआ ये करेक्शन टर्म है। ऐसे ही मॉलिक्यूल का अपना एक नॉन जीरो साइज है। सारे जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो सब जीरो साइज के नहीं हैं, उनका अपना खुद का एक नॉन जीरो साइज है, यानी उनका अपना, उन सारे मॉलिक्यूलों का भी अपना खुद का कुछ वॉल्यूम है। इस बात को जब आपने कंसिडर किया तो आपके पास वॉल्यूम करेक्शन टर्म आया। अब ये तो हो गई, इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इस इक्वेशन ऑफ स्टेट में केवल दो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट A है, एक कांस्टेंट B है, बाकी R तो पहले से मौजूद था। और मोस्टली कौन है, वो फिजिकल टर्म्स हैं जो कि पहले भी आपके पास थे, प्रेशर और वॉल्यूम के। एक तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद ये देखा गया कि सिर्फ यही नहीं बन रही है, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं। लोग और तरह तरह से इक्वेशन ऑफ बार्थोले, इक्वेशन ऑफ स्टेट और डिरिचलेट, ऐसे कई लोगों ने, बर्मिंघम, ऐसे करके कई सारे फिजिकल केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस तरह के इक्वेशंस को दिया। अब जब ये हुआ तो लोगों का ध्यान गया कि भाई हर कोई थोड़ा गहराई से देखता है तो वो एक इक्वेशन ऑफ स्टेट प्रपोज कर देता है, यानी कि कई सिचुएशंस के लिए कई तरह की इक्वेशन ऑफ स्टेट होंगी। समझ रहे हो ना बात को, कि हमने कहा रियल गैसेस है, रियल गैस के लिए एक इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ मतलब उसकी अवस्था को बताने वाली एक इक्वेशन वॉन डेर वाल ने दी।
फिर हमने देखा क्या कि सिर्फ वॉन डेर वाल की ही इक्वेशन नहीं एग्जिस्ट कर रही है, वॉन डेर वाल के अलावा भी और लोग भी इस तरह की इक्वेशंस को बना रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में। इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ स्टेट कोई यूनिक नहीं होगी, वो स्थितियों के हिसाब से चेंज होती रहेगी। तो अब फिर क्रैमलिन ओन जैसे महान वैज्ञानिक जो थे अपने समय के, उन्होंने सोचा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई जनरल तरीका खोज लें, कोई ऐसा मेथड खोज लें जिससे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाएं और वो उन सभी संभावित कंडीशंस के हिसाब से बने। जैसे आपने कहा कि भाई वेपर प्रेशर से मिला दिया, मिक्सचर ऑफ गैस कर दिया, टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन ले लिया, ऐसे शर्तें आप सोचो दिमाग में और उन शर्तों के हिसाब से तो एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इक्वेशन बदलाव दिखाई पड़ेंगे। तो हम एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिसके अंदर वो सारे बदलाव पहले से मौजूद हों। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो इक्वेशन है PV = nRT, ये तो भाई हमारी नॉर्मल इक्वेशन है ना, आइडियल गैस की नॉर्मल इक्वेशन। अगर हम इसमें 1+ खूब सारे करेक्शन टर्म जोड़ दें, करेक्शन टर्म्स को अगर हम जोड़ दें, अब वो करेक्शन टर्म्स किसके आधार पर है, आपके अलग अलग एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के हिसाब से। तो जैसे जैसे करेक्शन टर्म्स जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे नई नई इक्वेशंस हमारे सामने आती चली जाएगी। तो अब ये जो करेक्शन टर्म्स जोड़े जाएंगे, इनके पीछे क्या लॉजिक होगा? इसके पीछे लॉजिक ये होगा कि हम इस करेक्शन टर्म में देखेंगे कि ये जो होगी डेंसिटी, जो गैस की डेंसिटी होती है जो 1/v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसके आधार पर हम इसको कंसीडर करेंगे ये करेक्शन टर्म। या कह लो इस करेक्शन टर्म को लेने के लिए हम फोर्सेस को कंसीडर करेंगे, जो फोर्स इसके अंदर है, अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको करेंगे कंसीडर। हम फोर्सेस को कंसीडर करेंगे और जो फोर्स होंगे, जो फोर्स होंगे उन्हीं को लैटिन भाषा में ही ये वेरल कहा जाता है। तो जो वेरल आप पढ़ रहे हो, इस वेरल को या वायरल को, जनरली इसको वेरल कहते हैं। तो जो वेरल का मतलब होता है ये फोर्स। तो आप ये कह लो कि आप एक ऐसी इक्वेशन बनाने जा रहे हो PV = nRT, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, उसमें करेक्शंस कर करके एक ऐसी इक्वेशन बनाने जा रहे हो जो कि हर तरह की या मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन जो होगी उनको कैटर करेंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक सिचुएशन में बनाया तो मेरे पास एक टर्म्स आए, आपने सिचुएशन को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया तो आपके पास मेरे के अलावा और भी कुछ टर्म आ गए, किसी और ने कुछ और उसमें इनपुट डाल दिया वैलिड सा, तो उसके पास और टर्म आ गए। तो हम उन टर्मों को जोड़ जोड़ के अपनी इक्वेशन बनाते जाएंगे और हमारी इक्वेशन फिर उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करती जाएगी। तो यानी कि हम एक जर्नल इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ आइडिया फूरियर में भी होता है, लेकिन वो लोग बाद में डिस्कस करेंगे, कभी फूरियर पढ़ने का मौका मिलेगा तब। फूरियर में भी ऐसा आइडिया होता है। तो इस तरह से इस पूरे वेरल इक्वेशन की कहानी की आधारशिला बनी कि आखिर हम वेरल इक्वेशन क्यों डेवलप करना चाहते हैं। वेरल इक्वेशन को डेवलप करने का मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि हम एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें बहुत सारे कांस्टेंट टर्म्स हों और ये कांस्टेंट टर्म्स अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से अपने हिसाब से वहाँ पर रखे जाएंगे, निकाले जाएंगे और जिसको एक्सपेरिमेंटलिस्ट वेरीफाई करते रहेंगे समय के साथ साथ। So this is the approach, this is the math, this is the philosophy of behind this concept of the Weyl equation। तो आपके पास सवाल क्या पूछा जाता है बच्चों? आपके पास सवाल पूछा जाता है कि Weyl equation क्यों डेवलप किया गया? Weyl equation को डेवलप करने का पर्पस क्या था? Weyl equation से हम कैसे बॉयल टेम्परेचर निकाल सकते हैं? बॉयल टेम्परेचर का नेचर क्या होता है? बॉयल टेम्परेचर को बॉयल टेम्परेचर क्यों कहा जाता है? ऐसे सवाल हैं और इन सवालों को हम लोग आने वाले इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर कहा जाए कि वायरल इक्वेशन क्यों डेवलप की गई है, वायरल इक्वेशन को क्यों आपको क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है वायरल इक्वेशन क्या होती है एंड हाउ इट वाज क्रिएटेड एंड इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, तो वो सवाल का जो जवाब आपका होगा वो आपको मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। तो हमारा पहला है वायरल इक्वेशन फॉर गैसेस, वायरल इक्वेशन फॉर गैसेस, ये हमारा कॉन्सेप्ट सवाल है। तो सबसे पहले तो हम इस अप्रोच के बारे में पहले बात करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट की अप्रोच थी, इस इक्वेशन ऑफ स्टेट के अप्रोच में
हमने कम से कम कॉन्स्टेंट्स यूज किए थे, मोर एंड मोर हमारे पास फिजिकल वेरिएबल्स थे। लेकिन अब जब ये हमें फिट करने के लिए है कि हम अपनी क्वेश्चन को ऐसा बनाएं कि वो हमारे नए नए सिचुएशन में रियल गैसेस के एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ फिट हो पाए, तो उसके लिए हम मोर एंड मोर कॉन्स्टेंट्स अब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द अप्रोच ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट, द अप्रोच ऑफ, अब यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, मतलब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ स्टेट ये है, द अप्रोच ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर्मुलेशन एक्सप्लेन, क्या करता है, एक्सप्लेन द रियल गैस बिहेवियर बाय इंक्लूडिंग क्या, मिनिमम, कम से कम कॉन्स्टेंट्स, बाय इंक्लूडिंग मिनिमम कांस्टेंट। देखो खाली दो ही कांस्टेंट हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किए, ए और बी। रियल गैस बिहेवियर बाय इंक्लूडिंग मिनिमम कांस्टेंट्स इन द इक्वेशंस। और ये जो कांस्टेंट्स होते हैं वो रिलेट करते हैं, जैसे ये बी वाला कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम करेक्शन से रिलेट कर रहा है। ए वाला कांस्टेंट है, ये अट्रैक्टिव फोर्स के बिहेवियर से रिलेट कर रहा है। रियल गैस बिहेवियर बाय इंक्लूडिंग minimum constants in the equation and must be related with किससे, theoretically defined parameters, must be related with the theoretically defined parameters। आप देखो यहाँ पे मैं इसको कुछ चीज़ कांस्टेंट कर देता हूँ। तो पहला क्या कहा, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर्मुलेशन, उसमें क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं रियल गैस बिहेवियर को बाय इंक्लूडिंग मिनिमम कांस्टेंट। हम कोशिश करते हैं कम से कम कांस्टेंटों को उसमें यूज करें, और हमने दो ही कांस्टेंट वहाँ यूज भी किए। आगे लिखा है इन द इक्वेशन एंड, और ये जो कांस्टेंट होते हैं द मस्ट बी रिलेटेड विद द थ्योरेटिकली डिफाइंड पैरामीटर से। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कांस्टेंट बी यूज किया तो इसको डिफाइन कर दिया कि कांस्टेंट बी जो है वो साइज के साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके गैस मॉलिक्यूल के साइज के साथ जुड़ा हुआ है। ए जो है ये मॉलिक्यूलों के बीच के जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, मतलब आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं, टकरा करके एक दूसरे को मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं, एक दूसरे काइनेटिक एनर्जी को प्रभावित कर रहे हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वही लिखा है कि ये जो कांस्टेंट होते हैं द मस्ट बी रिलेटेड विद द थ्योरेटिकली डिफाइंड पैरामीटर्स। अब हम बात करेंगे अपनी इस अप्रोच की जिसकी हम बात कर रहे हैं। अनदर approach use large number of constants to fit। क्यों हम लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स यूज कर रहे हैं, ताकि हम फिट कर सके डाटा। लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स टू फिट द बिहेवियर ऑफ गैस almost exactly this approach। अब ये अप्रोच है, अब आगे लिख देता हूं मैं, फिर आगे बात करूंगा। this approach is attractive from the point of view of statistical mechanics। From the point of view of statistical mechanics, but sometime it becomes difficult
difficult to correlate the constants with physical parameter. Now let me explain the things first, then we will move to next paragraph. यहाँ पर अब मैंने आपसे बताया कि भाई ये जो रियल गैस का अप्रोच है, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट के अप्रोच है, इस इक्वेशन ऑफ स्टेट के अप्रोच में हमने लॉजिकली कहा कि भाई वॉल्यूम करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस करो, अट्रैक्शन फोर्स का टर्म इंट्रोड्यूस करो, और फिर अपनी इक्वेशन को उस हिसाब से मॉडिफाई करो। तो आपने जितने भी करेक्शन टर्म, हर करेक्शन टर्म एक कांस्टेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका लॉजिक आपके पास है। अब मैं बात करता हूँ आपको इस अप्रोच की, जरा समझें। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कहूँ लेट मी ड्रॉ दिस, ध्यान समझिएगा, इस चीज़ को ध्यान समझिएगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ। लेट मी जस्ट रब दिस। थोड़ा सा इसको इस तरह से करना पड़ेगा, अदरवाइज चौक जो है यहाँ पर गाढ़ी हो गई। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, द वाई एक्सिस, एंड द एक्सपेरिमेंटल ग्राफ इज लाइक दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। सपोज कोई एक्स वाई पैरामीटर, ध्यान समझिए बच्चा, एक्स वाई पैरामीटर के बीच में एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। नाउ योर थ्योरेटिकल ग्राफ इज लाइक दिस। आपका जो थ्योरी का ग्राफ है, आपकी थ्योरी जो है वो इस तरह का है, इस तरह ग्राफ है। अब आप देखो कि आपकी जो थ्योरी है, जो वाइट लाइन है थ्योरी है, थ्योरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मैच कर रही है एक्सपेरिमेंटल डाटा से, लेकिन यहाँ से देखो इस पूरे सेक्शन में मैच नहीं कर रही है, और इस पूरे सेक्शन में थ्योरी मैच नहीं कर रही है। अब आप क्या करें? तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी थ्योरी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास थ्योरी है, ये जो स्ट्रेट लाइन थी, ये y=mx करके इस तरह का एक ग्राफ को शो करती हुई थ्योरी थी हमारी। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रही है। हमने कहा कि अगर यहाँ से इस जगह से हमारा कर्व ऐसे मुड़ जाए, मतलब सोचो अगर हमारा कर्व जो है इस जगह से ऐसे मुड़ जाए, जैसे यहाँ है, यहाँ से मुड़ जाए, तो थोड़ा तो एक्सपेरिमेंट करीब आएगा। फिर आगे तो उसके लिए हमने इसमें एक टर्म जोड़ दिया, कोई एक्स स्क्वायर का नॉन लीनियर टर्म। तो क्या हुआ, यहाँ से कर्व हमारा मुड़ गया। हमने कहा अच्छा चलो एक और टर्म हम यहाँ पर जोड़ देते हैं एक्स की पावर का, तो हमारा जो कर्व था ऐसे मुड़ गया। फिर हमने एक टर्म और जोड़ दिया, तो हमारा कर्व यहाँ से इस तरह से मुड़ गया। अब देखो जब हमने इतने टर्म जोड़ दिए तो क्या हुआ, हमारी थ्योरी अब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक वैलिड हो गई। तो पहले वैलिडिटी केवल इतनी दूर की थी, शुरुआत में जब हमने थ्योरी बनाई थी केवल इस टर्म के साथ में, लीनियर टर्म के साथ में, तो हमारी वैलिडिटी केवल इतनी दूर तक थी। एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारी थ्योरी का इतना हिस्सा ही मैच कर रहा था। लेकिन जब हमने इसमें थ्योरेटिकली और टर्म्स इंट्रोड्यूस करने शुरू किए, और गाइड कौन कर रहा है हमको वो टर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये ग्राफ का बेंड होना। हमने कहा हाँ थोड़ा और बेंड करो, थोड़ा और बेंड करो, थोड़ा और बेंड करने के लिए आप टर्म जोड़ते चले गए और आपका कर्व बेंड होता चला गया। अब जरा समझो, यहाँ पर इस समय क्या है, आप ग्राफ को देख रहे हो और टर्म ऐड कर रहे हो। अभी आप ये नहीं सोच रहे हो कि इसका मतलब क्या है, इस टर्म का फिजिकल मतलब क्या है, इस टर्म का फिजिकल मतलब क्या है, क्योंकि पहले तो आपको मालूम है भाई बी हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि वॉल्यूम करेक्शन टर्म है, ए हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि वहां पर प्रेशर करेक्शन टर्म है। लेकिन अब क्या कर रहे हो, अब क्या आप जोड़ रहे हो सोच के नहीं, अभी आप केवल कर्व को ऐसे बेंड करवा रहे हो कि वो एक खास तरह के ग्राफ को मैच करना शुरू कर जाए। इट्स लाइक अ डाटा फिटिंग। मॉडर्न मशीन लर्निंग में हम वेटेज को चेंज करके इस तरह काम बहुत करते हैं। हमारा जो हमने कहा था ना कि हमें मशीन लर्निंग में मॉडल को ट्रेन कराना है, तो मॉडल को ट्रेन करा रहे होते हैं बच्चों, तो हम ऐसे ही कुछ काम कर रहे होते हैं। बैक प्रोपोगेशन मैकेनिज्म के थ्रू वेट को एडजस्ट करके हम अपने जो एक्सपेरिमेंट, जो हमारा डाटा है और जो हमारा मिसमैच है उसको मिनिमाइज करते हैं, एरर को मिनिमाइज करते हैं। तो खैर आप वैसे ही इसमें एक और भी कुछ टर्म आप जोड़ दो, हो सकता है रेशियो वाले टर्म हो 1/something x, जिससे आप अपने ग्राफ को यहाँ से भी ऐसे बेंड कर दो। तो जब ऐसा करते रहोगे
रहोगे तो एक समय ऐसा हो सकता है आपकी थ्योरी जो है वो एक पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मैच करना शुरू कर दे, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक मैच करती चली जाए। तो इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, इट विल मोर रियलिस्टिकली ज़्यादा सटीक तरीके से वो उस रियल गैस के बिहेवियर को समझा रही होगी। तो ये था हमारा वायरल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। इसलिए मैंने लिखवाया यहाँ पर, देखो कि जो अगली अप्रोच है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अनदर अप्रोच यूजेस लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। देख रहे हो ना, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर यूज किए जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स टू फिट द बिहेवियर ऑफ गैस ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। तो हमने ये ऐड की ताकि हमारा जो ये कर्व है, जो येलो कलर कर्व है, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है, जो रेड कलर का पिंक कलर कर्व था, उससे मैच कर जाए। और ये अप्रोच जो है, दिस अप्रोच इज अट्रैक्टिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का मतलब समझ लो एडवांस थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल फिजिक्स, मोर और एडवांस थर्मल फिजिक्स। जब आप हीट, एनर्जी, एक्सर्जी, मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर बिहेवियर, कोलिजन, इन सबको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके जब इसकी स्थिति को आप पढ़ना शुरू करते हो, तब आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के रूप की एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रोमांचक ब्रांच मिलती है। कितनी रोमांचक ब्रांच है? इतनी रोमांचक कि आइंस्टीन खुद एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक्सपर्ट थे। मूल रूप से आइंस्टीन एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक्सपर्ट थे। गिब्स वाज अ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक्सपर्ट एंड अहन फर्स्ट वाज, बोल्ट्जमैन वाज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक्सपर्ट, थर्मल फिजिक्स के एडवांस जो होते हैं। सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक बहुत ही वेल डेवलप्ड, वेल इनरिच्ड एक ऐसी ब्रांच जिसका इकोनॉमिक्स में भी यूज है, जिसका सोशियो डायनामिक्स में भी यूज है। मार्केट कैसे बढ़ती है, घटती है, मार्केट कैसे कोलैप्स कर जाती है, मार्केट कैसे उठती है, कैसे इकोनॉमिकल डायनामिक्स, कैसे मनी एज अ पावर कैसे रोल प्ले करता है, वो भी यहाँ से आप देखने को मिलता है। आप सोचो, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके थ्रू हम ये पढ़ते हैं कि दुनिया में पैसा कैसे मूव करता है। जैसे हम ऊर्जा को मूव करते हैं, आप ग्लास है, आपका गर्म पानी है, रखने में ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम कहते हैं कि भाई बर्फ, उस पानी से ऊष्मा स्वतः बाहर जाती है और एनवायरनमेंट में इमर्ज हो जाती है। तो जब वो ऊष्मा एनवायरनमेंट में जाती है तो एनवायरनमेंट पे क्या कोई असर नहीं पड़ता? ऐसा नहीं है, एनवायरनमेंट पे भी असर पड़ता है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इस दौरान क्या कह सकते हो, उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर हम पैसे को ऊर्जा माने, तो क्या पैसे को अगर हम कहीं रख दें और उसका इंटरेक्शन दुनिया के साथ बंद कर दें, खोल दें, आना जाना कर दें, तो क्या हमारी इकोनॉमी पे भी कोई असर पड़ता है? क्या उस पैसे के आवागमन से कुछ असर पड़ेगा? जैसे चाय ठंडी हो जाती है, तो क्या अगर हमारे बैंक सारे पैसे निकल जाएं, तो क्या हमारी भी स्थिति उस ठंडी चाय जैसी नहीं हो जाएगी, मतलब स्वादहीन जैसा, या उस तरह का हो जाएगा? तो इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग से जवाब इकोनो फिजिक्स में हमको देखने को मिलते हैं, जो एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है, एक एप्लीकेशन है। तो मेरा ये कहना था कि ये जो अप्रोच है, जहां हम मोर मैथमेटिकली रिगरस हो जाते हैं, कठिन अपने आप को करना शुरू कर देते हैं, गहराई में जाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आगे लोग इसको अडॉप्ट करते भी हैं। बट समटाइम इट बिकम्स, जैसा कि मैंने बताया, बट समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कोरिलेट द कांस्टेंट्स विथ फिजिकल पैरामीटर्स। तो ये जो कांस्टेंट होते हैं, इनके पीछे का फिजिकल मतलब निकालना कई बार जो है हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो दिस इज द व्हाट जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने कहा है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं, अपने आंसर को आगे बढ़ाते हैं। पहले थोड़ी जगह बना लेते हैं। ग्रीन बोर्ड इस मामले में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि द बोर्ड प्रिपरेशन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। होता क्या है ना, जैसे जब गर्मी होती है तो बोर्ड बहुत जल्दी सूख जाता है। जैसे इसमें बारिश हो रही है, नमी है माहौल में, तो जब नमी होने की वजह से इस बोर्ड पर भी चौक अलग तरह से चिपकती है। ठंडी हो जाएगी, जब कोहरा गिरेगा तो और भी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी कमरे में, तो उस समय और इसका चौक के चिपकने का एक अलग तरह सा पैटर्न बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो है, जो मुझे मेरे प्रोफेसर्स बताते थे, वो कहते थे कि राइटिंग ऑन द ग्रीन बोर्ड इज़ लाइक पेंटिंग ऑन अ कैनवास, इवन राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। उनका जो स्टेटमेंट था, राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड इज़ लाइक पेंटिंग समथिंग ऑन
कैनवास फॉर अ टीचर द ग्रीन बोर्ड और द ब्लैक बोर्ड इज हिज और हर कैनवास, जिसके ऊपर उसको अपने इमोशंस उकेरने होते हैं. तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट आई वुड से. ग्रीन बोर्ड एंड चॉक, the sound of chalk and the texture of chalk is a very favorable, मतलब मुझे बहुत फेवरेट है इसका ये जो टेक्सचर होता है, खासतौर पे कलर चॉक तो बहुत ही बढ़िया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन 1901 1901 में क्या होता है? इन 1901 Kremlin owns suggested a viral equation. Suggested a viral equation. Full stop. Logically क्या है? Logically this equation, logically ये जो viral equation है, this equation is a way, एक रास्ता है, एक तरीका है, एक method है, is a way to fix the ideal gas law by adding correction terms, like PV is equal to nRT 1 plus करेक्शन टर्म्स. तो ये एक लॉजिकल तरीका था जो कि क्लेमलिन ओंग ने हमें बताया कि भाई अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन में थोड़ा सा फिक्स कर दो, उसको थोड़ा ठीक कर दो करेक्शन टर्म्स को इंट्रोड्यूस करके, तो आप एक ऐसी इक्वेशन को पा जाओगे जो इक्वेशन मोर एक्सपेरिमेंटल डाटा के करीब होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो द करेक्शन टर्म्स डिपेंड्स. अब ये करेक्शन टर्म किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट. अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मैं अलग लाइन से लिखूंगा, अलग कलर से. द करेक्शन टर्म डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट हाउ क्राउडेड का मतलब होता है डेंसिटी, डेंस. हाउ क्राउडेड या कह लो डेंस द गैस मॉलिक्यूल्स आर. हाउ क्राउडेड द गैस मॉलिक्यूल्स आर. और यहां पर आप कहोगे कि जो डेंसिटी है it is proportional to 1 upon V. So how crowded the gas molecules are. So the equation gives so the equation, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. so the equation 1 gets the form as, कैसे फॉर्म ले सकता है? PV अपॉन nRT. आप इसको पूरा इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1 प्लस B फंक्शन ऑफ T n by V C फंक्शन ऑफ T n स्क्वायर बाई V स्क्वायर D फंक्शन ऑफ T n क्यूब बाई V क्यूब एंड सो ऑन. तो इस तरह से आपने देखा, उन्होंने बताया कि आप इस तरह से PV अपॉन nRT इज इक्वल टू दिस, इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हो. आप देखो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स जोड़े जा रहे हैं वो B है, C है, D है, इस तरह से कांस्टेंट आप यहाँ पे जोड़ रहे हो, तो ये एक तरह से सीरीज को शो कर रहा है. जनरली A को अवॉइड करते क्योंकि वो एवोगाड्रो
नंबर के लिए एक तरह से ए वर्ड इंक्लूडेड है, तो हम उसको यहाँ पर नहीं यूज कर रहे हैं। हमारे पास ये सब कांस्टेंट है, तो यहाँ आप लिखोगे हेयर बी सी डी आर constants that are constant that are function of temperature, that are function of temperature। देख रहे हो ना, ये सारे जो कांस्टेंट आप यूज कर रहे हो ये भी फंक्शन है टेम्परेचर के। इस तरह से बहुत सारे टर्म्स ऐड करते हैं। यहाँ तक कि केवलिन ओन ने जब अपनी ये इक्वेशन बनाई थी तो इसके अंदर जो उन्होंने कांस्टेंट्स यूज किए थे, देवर मैनी कांस्टेंट्स, मतलब बहुत सारे कांस्टेंट थे, 20-25 शायद ऐसा कुछ था, कोई बड़ा बहुत इस तरह कोई एक बहुत ही ज़बरदस्त नंबर था, शायद 27 या ऐसे कुछ कांस्टेंट्स थे जिनको कि यहाँ पर केवलिन ओन ने अपनी इक्वेशन में यूज किया था। ठीक है, आगे लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, अब ज़रा समझने की बात करते हैं। सोचो अगर आपके पास जैसे एक रूम है, एक रूम के अंदर बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक पार्टी हो रही है, ठीक है, और ये लोग हैं सब खड़े हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो हो सकता है ये दो लोग आपस में इंटरेक्ट करें, हो सकता है यहाँ पर 3 लोगों का एक गुट बना हो, फिर हो सकता है एक और चौथा आ जाए, वो 4 लोगों का गुट बन जाए। ऐसे बहुत सारे ग्रुपिंग हो सकती है, कुछ 2 के ग्रुप होंगे, कुछ 3 के ग्रुप होंगे, कुछ 4 लोग ग्रुप होंगे। इस तरह से कुछ बात कर रहे होंगे, कुछ सामान का आदान प्रदान कर रहे होंगे। क्यों मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये 2 लोग बात कर रहे हैं तो इसको आप समझिए कि उनके बीच में कोई फोर्स काम कर रहा है, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है। जब ये 3 लोग काम कर रहे हैं तो वो इंटरेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 4 लोग बात कर रहे हैं, वो सिस्टम और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो यहाँ पर भी आप समझ लो, क्योंकि वायरल इक्वेशन है, और वायरल इक्वेशन का मतलब होता है, वायरल का मतलब फोर्स होता है, यानी हम एक ऐसी इक्वेशन बना रहे हैं जिसमें हर टर्म मॉलिक्यूलों के बीच में जो संभावित फोर्स लगने के तरीके हैं उनको बता रहा है। एक मोटा मोटा तौर ये जान लो। तो जो पहला टर्म है ये एक तरह से दो मॉलिक्यूलों या 2 एटमों के बीच का इंटरेक्शन दिखा रहा है। सी वाला जो है वो हो सकता है 3 को दिखाए, डी वाला वो 4 मॉलिक्यूलों के बीच के इंटरेक्शन को शो करे। तो यहाँ पर पेयर वाइज इंटरेक्शन की बात करेंगे या और भी इस तरह के इंटरेक्शंस की बात करेंगे। हालांकि पेयर वाइज के लिए हमारे पास लेनार्ड जोन पोटेंशियल होता है। हम लोग ने पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है, हालांकि बहुत डिटेल में नहीं बताया, कि अगर 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो 2 मॉलिक्यूलों के बीच में जो बल काम करता है उसमें एक अट्रैक्टिव पार्ट भी होता है, एक रिपल्सिव पार्ट भी होता है। तो उसके बारे में हमारी जानकारी अच्छी खासी है। इसीलिए हम जो ये वाला कांस्टेंट है जो कि पेयर वाइज यानी 2 मॉलिक्यूल या 2 एटमों के बीच के इंटरेक्शन को शो करता है, हम इसको थोड़ा ज़्यादा गहराई से जानेंगे। इनके बीच का इंटरेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, चूंकि ये 2 से ज़्यादा 3 वाले मॉलिक्यूलों पर है, ये 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसके इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमारा इंटरेस्ट थोड़ा इसके प्रति ज़्यादा है, बिकॉज जो पेयर वाइज इंटरेक्शन होता है उसमें जो लेनार्ड जोन पोटेंशियल थ्योरी हमारे पास है। तो यहाँ पे लिखेंगे in this relation the constant Bt represents पेयर वाइज, मतलब 2 हैं, पेयर वाइज इंटरेक्शन between the molecules। यहाँ पे लिख दोगे with attractive and repulsive components। भाई इनके बीच में मतलब पेयर वाइज में रिपल्सिव और वो कंपोनेंट है ही है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। अब मैं लेनार्ड जोन पोटेंशियल के बारे में आपको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक टर्म होता है जो अट्रैक्टिव नेचर को शो करता है, एक टर्म होता है जो रिपल्सिव नेचर को शो करता है, और उनके साइन भी अलग अलग होते हैं। एक प्लस के साथ होता है, एक माइनस के साथ होता है।
तो इस हिसाब से जो हमारा Bt की वैल्यू है, ये जो Bt है, अगर ये पेयर वाइज मॉलिक्यूलों के इंटरेक्शन को शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें रिपल्सिव और अट्रैक्टिव कंपोनेंट दोनों का रोल होगा, यानी एक माइनस टर्म का रोल होगा, एक प्लस टर्म का रोल होगा। यानी ये भी हो सकता है कि किसी स्थिति में अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करे अट्रैक्टिव फोर्स पे तो हो सकता है माइनस वाला टर्म डोमिनेट करे और आपका जो Bt है ये माइनस हो जाए। ये कांस्टेंट जो है अभी हमने प्लस लगाया है, तो अगर ये Bt माइनस हो जाएगा तो वो माइनस इस प्लस से माइनस कर देगा। या हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्स वाला बिहेवियर डोमिनेट करे तो आपका जो B है ये खुद भी पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पर इसीलिए इंटरेस्ट है, क्योंकि पेयर वाइज इंटरेक्शन लिनार्ड जोन पोटेंशियल हमको मालूम है, उसके अंदर अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स भी मालूम है, और चूंकि उनमें उनके व्यवहार उनके साइन के हिसाब से होता है, एक प्लस एक माइनस होता है, तो इसका मतलब है Bt जो इस अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट कुड बी अ माइनस, इट कुड हैव अ माइनस साइन और अ प्लस साइन। ये दो हो सकता है। आई होप यू फॉलो द लॉजिक। क्यों हम मान सकते हैं कि B के प्लस भी हो सकता है, B का माइनस भी हो सकता है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पेयर वाइज इंटरेक्शन। पेयर वाइज इंटरेक्शन इज लिनार्ड जोन पोटेंशियल। लिनार्ड जोन पोटेंशियल के अंदर अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होते हैं, उनके साइन अलग अलग होते हैं, इसीलिए जौन सा जो भी प्रभाव डोमिनेट करेगा उसी के हिसाब से आपका व्यवहार भी B का प्लस होगा या माइनस होगा। तो लिखें इसके बारे में आगे। नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं। अ नेगेटिव Bt इंडिकेट्स a negative Bt indicates attractive force, indicate attractive force, and positive Bt यानी Bt की जो पॉजिटिव वैल्यू है Bt indicates repulsive force। अब यही क्यों होता है भाई, इसको मैं तो कहूँगा याद कर लो, क्योंकि और गहरे घुसने का फिर हम ये कहेंगे कि F इजिकल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और लिनार्ड जोन पोटेंशियल होता है, डिफाइन होता है, तो उससे जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्लस टर्म होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस टर्म होगा वो प्लस बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नॉर्मली अगर अट्रैक्टिव के लिए पॉजिटिव होता है तो यहाँ चूंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो मामला रिपल्सिव हो जाएगा। इसीलिए आप लिखा है कि जब Bt निगेटिव होती है तो इसका मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और Bt जब पॉजिटिव होती है तो वो रिपल्सिव फोर्स को इंडिकेट करता है, क्योंकि एक माइनस से मल्टीप्लाई होता है। और माइनस से क्यों मल्टीप्लाई होता है? बिकॉज फोर्स इज द निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, एंड लिनार्ड जोन पोटेंशियल होता है। लिनार्ड जोन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास मालूम है, हम उसको माइनस निगेटिव ग्रेडियंट से करके ऑपरेट करके हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो इस वजह से एक माइनस साइन का मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए आपको लॉजिक यहाँ पर पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि निगेटिव Bt मतलब अट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव Bt मतलब रिपल्सिव। तो यहाँ पर लिखें सिमिलरली, ऐसे लिखोगे इसके आगे, सिमिलरली द अदर कॉन्स्टेंट्स, सिमिलरली द अदर कॉन्स्टेंट्स, इसको लिख लो। सिमिलरली द अदर कॉन्स्टेंट्स आर रिलेटेड विथ हाई ऑर्डर इंटरेक्शंस लाइक Ct related with three body interaction is related with three body interaction। कहाँ significant होता है? significant at high डेंसिटी। जब डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है गैस मॉलिक्यूल से, डेंस गैसेस होती हैं, तो वहाँ पर हम कांस्टेंट Ct को भी अपने प्रयोग में लाते हैं। एंड dt एंड द कांस्टेंट एंड dt, ये जो तीसरा ये वाला टर्म है, ये और कॉम्प्लेक्स, एक और कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को शो करता है। एंड dt रिप्रेजेंट्स मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी बॉडी, मतलब कई सारे मल्टी बॉडी, मतलब ये मॉलिक्यूल की बात करें, मल्टी बॉडी, हर मॉलिक्यूल एक बॉडी बात करें तो फिजिक्स की भाषा में थोड़ा टेक्निकल वर्ड होते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी बॉडी इंटरेक्शंस जो कब रिलेवेंट हो जाएंगे? विच आर रिलेवेंट एट मच हायर
डेंसिटीज, और भी हाई डेंसिटीज। भाई गैस खाली थोड़ी है कि आपके गैस का अध्ययन खाली आप कर रहे हो अपने घर के अंदर, कुकर के अंदर जो गैस भरी है या सिलेंडर के अंदर गैस भरी, वही ब्रह्मांड में भी गैस के गुब्बारे हैं, गैस के बादल हैं, नेबुलाज हैं, जिनसे ग्रह बनते हैं, जिनसे स्टार्स बनते हैं। तो हम इस तरह की स्थितियों में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखें, अगली लाइन से लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉर नाइट्रोजन गैस एट मॉडरेट, मतलब बहुत ज़्यादा ना हो, मॉडरेट मतलब होता है मध्यम, एट मॉडरेट प्रेशर द वायरल इक्वेशन बिकम्स, वायरल इक्वेशन कैसे बन जाएगी? सिर्फ आपके ये टर्म रहेंगे, ये दो टर्म आपके हट जाएंगे, क्योंकि आपने कहा प्रेशर बहुत ही मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर ऐसे स्थिति में आपका जो इक्वेशन है उसमें अब P बहुत, मतलब P कम है तो V ज़्यादा होगा, V ज़्यादा होने से क्या होगा, V स्क्वायर का टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, V क्यूब का 1/V³ का टर्म बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये सारे टर्म्स हमारे यहाँ से हटते हुए नज़र आएंगे। सो आपके पास हो जाएगा, तो दिस इज सो वायरल इक्वेशन बिकम्स, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, तो वायरल इक्वेशन बिकम PV = nRT 1 + BT n/V। इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो, अगर इन केस ये निगेटिव हो जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं कि P बराबर nRT, तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा और V डिवाइड कर दो, V + nRT n² RT, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो, और V से डिवाइड करोगे अपॉन V², ये हो गया। और B क्या है? फंक्शन ऑफ T। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर B निगेटिव हो जाएगा तो आपका जो प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर है, वो आइडियल गैस प्रेशर से भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये टर्म ना हो तब तो ये इतनी इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन ही तो। ये असल में क्या लिखा है? ये PV = nRT ही तो लिखा है ना। अब हमने कहा अगर B की वैल्यू निगेटिव हो जाए, निगेटिव कब होगा? जब आप कहोगे कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है गैस मॉलिक्यूल के बीच का डोमिनेट कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, वॉन डेर वाल फोर्स में क्या बताया था? वॉन डेर वाल फोर्स में बताया था कि अगर गैस मॉलिक्यूल है, टक्कर मारने जाएगा, उसका मोमेंटम mv है, टक्कर के मार के आएगा, उसका मोमेंटम mv होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 2p, मतलब P से गया और P से वापस लौट गया, तो P - P = 2p, ये चेंज इन मोमेंटम है। लेकिन अगर आप कहोगे कि गैस मॉलिक्यूलों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जब ये मारने जाएगा टक्कर, उससे पहले ये सारी गैस के मॉलिक्यूल इसको पीछे खींचेंगे, तो क्या होगा? वेलोसिटी पहले से कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम हो जाएगी तो P की वैल्यू भी कम हो जाएंगी। P की वैल्यू कम होने का मतलब है चेंज इन मोमेंटम कम हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम कम होने का मतलब है फोर्स भी कम हो जाएगा। तो जो मोमेंटम कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम होने का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है। जैसे आप B को निगेटिव मानोगे, इमीडिएटली आपका जो प्रेशर होगा अब वो आइडियल गैस के प्रेशर से कम हो जाएगा। और यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप अट्रैक्टिव फोर्स को मानोगे तो जो प्रेशर यहाँ अप्लाई होना चाहिए आइडियल गैस वाला, उससे अब कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वॉन डेर वाल ने जो कुछ यहाँ माना था अपने अट्रैक्टिव फोर्स को मान करके, वो चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी दिख रही है कि अगर BT निगेटिव हो गया तो उसका क्या मतलब यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पर कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम इक्वेशन 3 it is clear that if B is negative, from equation 3 it is clear that if B is, मैं बोल दे रहा हूँ, इसको लिख लेना, if B is negative, from equation 3 it is clear that if B is negative, the pressure of gas becomes
lesser than the pressure of gas becomes lesser than the pressure for ideal gas condition. The pressure for ideal gas condition, because due to attractive force between gas molecules, because due to attractive force between gas molecules, the gas molecules hitting the wall with lower momentum, the gas molecules hitting the दीवार with the lesser momentum. ठीक है, ये हो गया। चले अब एक चीज अब हम बता देते हैं आपको कि कैसे B की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब B की वैल्यू ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, जीरो हो जाती है। मैंने B के बारे में बताया कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स के बीच का एक व्यवहार दिखाने वाला फैक्टर है। तो आपने कहा कि B की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, B की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो हमने कहा भैया पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में जीरो भी तो आता है, तो B की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। और वो टेम्परेचर और जो कि B जो होता है, मैंने क्या बताया, B इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो एक ऐसा टेम्परेचर होगा, एक रेंज ऐसी होगी जिसके बाद B की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक ऐसी रेंज होगी जिसके पहले B की वैल्यू नेगेटिव होगी, और एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर B की वैल्यू ज़ीरो होगी। वो जो टेम्परेचर होता है उसका एक खास नाम होता है जिसको हम बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे एक हेडिंग लिख लो, मेरे ख्याल से एक हेडिंग लिख लो, कंसेप्ट ऑफ बॉयल टेम्परेचर, कंसेप्ट ऑफ बॉयल टेम्परेचर। यहाँ पे लिखोगे द नेचर ऑफ BT depends on temperature. The nature of BT depends upon temperature. So B may be negative, 0 and positive. So the nature of BT depends on temperature. So the B may be negative, 0 or positive with respect to, not full stop, comma, with respect to the temperature. So it may be negative, 0 and positive with respect to the temperature. So the temperature at which BT is equal to 0 is called Boyle's temperature, is called Boyle temperature. This is called the Boyle temperature because at BT is equal to 0, the viral equation at moderate pressure becomes PV nRT is equal to 1 or PV is equal to nRT, which is nothing but the ideal gas, nothing but the ideal gas, which is nothing but the ideal gas equation। चूँकि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर हम अपनी वायरल इक्वेशन से, जैसे इक्वेशन है वायरल इक्वेशन है, मैंने नाइट्रोजन के लिए लिखा एक नॉर्मल सी रियल गैस जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे फेफड़े में आती जाती रहती है। अगर उसमें से B 0 हो जाए तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, PV अपॉन nRT इज इक्वल टू 1, और ये PV इज इक्वल टू nRT बच जाएगी जो कि असल में आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर हमारे पास आता है जिस टेम्परेचर पर हमारी वायरल इक्वेशन
किसके रूप में कन्वर्ट हो जाती है, आइडियल गैस इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर यह कांस्टेंट BT 0 हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ से ये हमने पाया। और एक ग्राफ मैं बना देता हूँ आपके लिए टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे बॉयल जो कांस्टेंट है BT कांस्टेंट वेरी करता है। तो इसके बाद लिखोगे द वेरिएशन ऑफ BT दिस कांस्टेंट with respect to temperature is shown in given figure। एक फिगर हम बना दे रहे हैं एंड वी विल सी दैट अकॉर्डिंग टू दैट फिगर वी विल ऑब्जर्व दैट कि ये सब चेंज हो जाता है। ओके so let us draw a equation, a graph for showing the variation of BT with respect to temperature. This is y-axis, this is x-axis। यहाँ पर हम बात करेंगे टेम्परेचर की, इधर हम बात करेंगे BT की। It could have a value 0 and there are some values like -10, -20, -30 and other values are +10, +20 and +30। okay, this is your curve, straight line। तो जैसे अगर हम बात करेंगे और यहाँ पर, हाँ यहाँ टेम्परेचर है 0, 90, 180, 270, 360 ऑब्वियसली केल्विन में है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पे है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बिहेवियर होता है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का इस तरह का बिहेवियर होता है। दिस इज फॉर हाइड्रोजन गैस। आपने टेम्परेचर को यहाँ से वेरी किया, इमीडिएटली एकदम शार्पली ये पॉजिटिव -10 से +10 की तरफ मूव कर गया। दिस इज फॉर हीलियम, सॉरी, दिस इज फॉर हीलियम एंड दिस इज फॉर हाइड्रोजन। ओके, और नाइट्रोजन जो है वो 180 के करीब से शुरू होता है और नाइट्रोजन 180 के करीब शुरू होता है और 10 के करीब जाता है। ये दिस इज़ फॉर नाइट्रोजन एंड मोर लेसर शार्पर इज ऑक्सीजन। सो दीज आर दी कर्व्स जो शो कर रहे हैं कैसे BT की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ। जैसे देखो BT की वैल्यू -20 है, 180 केल्विन पर -20 है। आप 180 से 270 तक गए तो -20 से -10 की तरफ पहुंचा। आप 360 पहुंच गए तो ये 0 हो गया। यानी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 360 थोड़ा आगे लगभग टेम्परेचर है जहां पर कि आप ऑक्सीजन गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर निकाल सकते हो। तो किसी गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वो गैस जो होती है वो कैसे बिहेव करना शुरू कर देती है, इट स्टार्ट टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है, इस तरह से हमको यहाँ पर बॉयल टेम्परेचर की बात को समझनी है। मेरे ख्याल से ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। अगर आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी, अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के साथ में एज अ सब्जेक्ट, तो भी ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वेरी यूजफुल लेक्चर्स, क्योंकि इसमें जो डिटेलिंग मैं देख रहा हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ अ बिट अबव एवरेज। ओके, अबव एवरेज है ये। तो आपके लिए आप कहोगे सर बीएससी, इफ़ यू आर डूइंग बीएससी विथ मोर इंसाइट अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि पर्पज़ है हमारा, ये सबका पर्पस होना चाहिए। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे मौका मिला है पढ़ने का, तो और जब मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे मौका मिला है पढ़ाने का, तो क्यों ना मैं जितनी इंसाइट रिसर्च पेपर्स के थ्रू, रिव्यू आर्टिकल्स के थ्रू, बुक के थ्रू, या जो डिफरेंट जो क्रिटिक्स होते हैं उनके थ्रू, जो कमेंट्स होते हैं, फुटनोट होते हैं, उनके थ्रू एक अक्यूमुलेटेड नॉलेज आपको मैं दे सकूं और आप भी वो अक्यूमुलेटेड नॉलेज अपने पास रख सकें, सो दैट यू गेट अ वेरी इंटुइटिव आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब रटना ना हो, कम से कम चीज़ें रटनी पड़े।
more and more, okay, why this is negative, because this is attractive force, and why B is negative for attractive, B is positive for repulsive, because लिनार्ड जोन पोटेंशियल जुड़ा है जो कि पोटेंशियल है, और पोटेंशियल फोर्स के साथ एक नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। तो ये सारे जो लॉजिक्स होते हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। इफ यू, अगर आपको तार जोड़ना आपको मजाक आता है ना, अगर पहेली सुलझाने में कि इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, और कहानी पूरी मिल गई, कहानी पूरी बन गई, तो बड़ी अंदरूनी खुशी मिलती है कि अरे वाह, अच्छा कितना रिलेटेड है, हर चीज़ इंटर रिलेटेड है। तो इट इज़ नॉट लाइक चलो घुस जाते हैं और बस सॉल्व करते हैं। फिजिक्स इज नॉट लाइक दैट, इट इज़ मोर एंड मोर यू नो story, completing a story and connecting the dots, history, philosophy, mathematics, everything is there. So चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ये मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है, मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है आपका यूनिट नंबर 1। इसके बाद 6-7 न्यूमेरिकल्स हैं, 6-7 न्यूमेरिकल हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।